बैक टू माय चैनल क्रैक डेटा इंजीनियरिंग। अगर आपका स्पार्क जॉब स्लो चल रहा है या एक एग्जीक्यूटर पे लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका डेटा स्क्यू है या स्क्यू का शिकार है। तो आज मैं आपको सिंपल एग्जांपल से डेटा स्क्यू समझाऊंगी और उसको सॉल्व कैसे करते हैं ये देखेंगे। व्हाट इज डेटा स्क्यू? Data skew occur when some partitions in Spark job hold significantly more data than others, often due to uneven distribution of join or group by keys. This causes a straggler task that take much longer to finish, leading to idle executor, increased shuffle time, and even out of memory error. In simple language, data skew का मतलब है uneven distribution of data। मतलब कुछ पार्टीशन में बहुत ज़्यादा डेटा होता है और कुछ में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होता। इस वजह से एक एग्जीक्यूटर पे लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो ओवरलोडेड हो जाता है। बाकी जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं वो आइडल रहते हैं और इसकी वजह से जॉब स्लो हो जाता है। यही हमारा होता है डेटा स्क्यू। सपोज हमारे पास एक टेबल है, सेल्स टेबल है, जिसमें कस्टमर आईडी है A, 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 B, C। तो हमारे पास जो ए है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है। अब हमारे पास प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम हमसे तब आती है हम ग्रुप बाय और ज्वाइन का यूज करते हैं, तब हमारा डेटा स्क्यू होता है। यहाँ पर क्या होता है, ए जो है वो बहुत ज़्यादा बार आता है। जो ए की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बार है, ये इसी को हम बोलते हैं कि ये यहाँ पर डेटा स्क्यू हो रहा है। ठीक है, ये डेटा स्क्यू करेगा ड्यूरिंग ग्रुप बाय एंड ज्वाइंस। मोस्टली 2 वजह से ही डेटा स्क्यू होता है, जब हम ग्रुप बाय का यूज़ करें, ग्रुप बाय ऑपरेशन का यूज़ करें या फिर ज्वाइन का यूज़ करें। हाउ टू हैंडल डेटा स्क्यू? डेटा स्क्यू को हैंडल करने की टेक्निक्स क्या क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सॉल्टिंग, देन ब्रॉडकास्ट जॉइन एंड रिपार्टीशन। ब्रॉडकास्ट जॉइन एंड रिपार्टीशन हमने पहले ही वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ चुका है। जिन्हें नहीं आता वो मेरे प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे सॉल्टिंग। सॉल्टिंग क्या होता है? तो sorting is a technique used to handle data skew by artificially distributing skewed keys into multiple subkeys so that data gets evenly distributed across the partition. Sorting हम क्या करते हैं, एक skewed की एक अलग से की बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड की बनाते हैं, उसको मल्टीपल सब कीज में वो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अक्रॉस द पार्टीशन। यही होता है हमारा सॉल्टिंग। इसको हम समझेंगे। सपोज हमारे पास 2 डेटा फ्रेम्स हैं, ठीक है, एक ये वाला डेटा फ्रेम है, एक ये वाला डेटा फ्रेम है। ये जो हमारा डेटा फ्रेम है वो हमारा बहुत लार्ज डेटा फ्रेम है और जो ये वाला डेटा फ्रेम है वो हमारा स्मॉल डेटा फ्रेम है। ठीक है, इसमें हमारे पास कस्टमर आईडी है और अमाउंट है, इसमें हमारे पास कस्टमर आईडी है और कैटेगरी है। अब अगर हम यहाँ देखिए तो कस्टमर आईडी जो ए है उसकी लैक्स ऑफ रोज हैं। ठीक है, ये हमारा बहुत लार्ज टेबल है। ए बहुत टाइम बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है, और बी और सी सिर्फ एक बार एग्जिट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जब हम यहाँ पर ज्वाइन का यूज करेंगे, इन दोनों टेबल को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि स्पार्क क्या करता है, सेम की का डेटा सेम पार्टीशन में भेजता है। ठीक है, तो ए का सारा डेटा एक ही पार्टीशन चला जाएगा, ठीक है, और बी और सी का अलग अलग पार्टीशन रहेगा। इससे क्या होगा कि जिस भी पार्टीशन में जाएगा उसका जो एग्जीक्यूटर होगा वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो पार्टीशंस के एग्जीक्यूटर होंगे वो आइडल बैठे रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जॉब स्लो होगी। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम तभी आएगी जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, है ना। सपोज हमारे पास एक लार्ज डेटा टेबल है, उसका पार्टीशन किया हमने, उसका पार्टीशन स्पार्क ने किया, ए को लार्ज डेटा में कर दिया, स्मॉल को बी और सी को स्मॉल पार्टीशन कर दिया। जो ये वाला पार्टीशन होगा वो एग्जीक्यूटर होगा वो बहुत ओवरलोडेड हो जाएगा और जो एग्जीक्यूटर 2 होगा वो सिर्फ आइडल बैठेगा। यही हमारी प्रॉब्लम होती है। इससे क्या होता है, जॉब स्लो होती है। हमें हमारी जॉब को परफॉर्मेंस इन्हांस करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि हम उसमें सॉल्टिंग कर दें। कैसे करते हैं?
सबसे पहले हम सॉल्ट को ऐड करेंगे लास्ट टेबल में, जो भी हमारा लास्ट डेटा फ्रेम होगा उसमें हम सॉल्ट को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू कॉलम बना रहे हैं सॉल्ट का, और उसमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, 0 से 5 तक। जब हमने जब हम डेटा फ्रेम 1 में एक न्यू कॉलम जनरेट करवाया, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा कि हर रो का एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, 0 से 4 तक, और एक न्यू कॉलम क्रिएट हो जाएगा सॉल्ट नाम से। तो अब जो न्यू कॉलम क्रिएट होगा उसमें एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा, 1 रैंडम, कुछ भी हो सकता है, रैंडम 1 3 0 4 2 कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब सेम ए, जो हमारा ए था ना, ये जो ए था वो क्या होगा, सेम ए 5 पार्टीशन में ब्रेक हो गया है, इन सबके लिए अलग अलग पार्टीशन हो गए हैं। अभी तक वो सिर्फ एक ही पार्टीशन में थे, लेकिन अब अब हर एक अलग अलग पार्टीशन में चला गया है। अब क्या होगा, हम क्रिएट करेंगे एक न्यू की क्रिएट करने पे हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम को कॉन्केट करा देंगे। न्यू की में हम जो हमारा कस्टमर आईडी कॉलम था उसको, और जो हमारा सॉल्ट वाला कॉलम था उसको, ये हमारा सॉल्ट वाला कॉलम था जिसमें रैंडम नंबर जनरेट हुए थे, और ये हमारा कस्टमर आईडी था, तो हम दोनों को कॉन्केट कर देंगे और एक न्यू कॉलम जनरेट करवा देंगे, A1 A3 A4, तो ये रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, सॉल्ट किया, लास्ट टेबल को सॉल्ट किया, सॉल्ट करना हमने रैंडम नंबर जनरेट करा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप था हमारा कि न्यू की क्रिएट कराना। न्यू की क्रिएट कराने में हमने सॉल्ट वाले कॉलम को और कस्टमर आईडी को हमने कॉन्टेक्ट करा के एक न्यू की का कॉलम जनरेट करा दिया, उसमें हमारी न्यू कीज आ गई हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम स्मॉल टेबल को एक्सपेंड करेंगे। तो स्मॉल टेबल को एक्सपेंड करने जब हम करते हैं कि ध्यान से देखिएगा, ये वो स्टेप है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, उनको लगता है कि स्मॉल टेबल को एक्सपेंड करना ही नहीं है। लेकिन स्मॉल टेबल को एक्सपेंड करने का रीज़न क्या है, जब भी हम ज्वाइन का यूज़ करेंगे तो अब हमारे पास जो लार्ज डेटा फ्रेम है उसमें तो हमारे पास न्यू कीज हैं, A1 A2 A3 A4, है ना। लेकिन जो हमारा पुराना डेटा फ्रेम है उसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही की है, ए। तो क्या हम इन दोनों को मैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब मैच ही नहीं होगा तो इसलिए हमको स्मॉल टेबल को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल टेबल को रेप्लिकेट कर देंगे। अब हमारा गोल ये है कि स्मॉल टेबल, जो हमारा स्मॉल डेटा फ्रेम है, उसको मल्टीपल रोज में कन्वर्ट करना, ताकि वो बिग डेटा फ्रेम से की सॉर्टेड की से मैच कर सके। अब इस कोड में हमने एक एरे बनाया है, ये डेटा फ्रेम 2 में एक न्यू कॉलम बनाया, ठीक है, सॉल्ट। उसमें क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे जिसमें कि हम रैंडम वैल्यूज, नॉट रैंडम, कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट करवाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 कांस्टेंट वैल्यू हमने क्रिएट करा दी। अब उस एरे को हम एक्सपोर्ट कर देंगे इनटू मल्टीपल रोज। एक्सपोर्ट का काम होता है कि एरे को मल्टीपल रोज में तोड़ना। और एरे क्या करेगा, ये एक एरे कॉलम बनाएगा जिसमें कि कांस्टेंट वैल्यूज जनरेट करेगा, ठीक है। इससे हमारा स्मॉल टेबल एक्सपेंड हुआ। तो अब हमारे पास जो न्यू सॉल्ट, जो हमारा डेटा फ्रेम है, स्मॉल टेबल का डेटा फ्रेम है, उसमें क्या होगा, रैंडम वैल्यू जनरेट होगी 1 0 1 2 3 4। तो अब इसमें भी क्या, हर एक के पास एक सॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस वाले डेटा फ्रेम के लिए भी एक न्यू की जनरेट करेंगे, जैसा हमने डेटा फ्रेम 1 के लिए न्यू की जनरेट करी थी, सेम हम छोटे वाले टेबल के लिए भी हम न्यू की जनरेट करेंगे। तो हमने कस्टमर आईडी और सॉल्ट को दोनों को ऐड कर दिया, कॉन्केट करा दिया। अब न्यू की जनरेट हो गई, A1 A2 A3 दोनों टेबल में सेम कीज हैं, तो हम न्यू की दोनों टेबल में न्यू कीज हैं, वैल्यू सेम है, तो हम दोनों को इजीली ज्वाइन करा सकते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यही होता है डेटा स्क्यू। आई होप आपको डेटा स्क्यू समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब एक चीज और, जब इसमें
जब हम सॉल्टिंग करते हैं इसमें, तो क्या होगा कि जितने पार्टीशंस होते हैं ना, तो पार्टीशन अगर ए वाला पार्टीशन है तो उसमें जो सॉल्ट जनरेट होंगे वो 1 2 3 4 होगा। अगर हमारे पास बी बी भी हमारे पास 4 या 5 या 6 या 100 है, तो उनके लिए फिर से रैंडम वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। जो सॉल्ट की वैल्यू होगी 0 से स्टार्ट होगी, जहाँ तक भी हमने लिया है वहाँ तक होगी। सेम पार्टीशन सी के लिए भी, तो ऐसे जनरेट होती है वैल्यू। अब ज्वाइन हो गया हमारा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब हमने ज्वाइन किया तो पहले हमारा जो पार्टीशन था, पहले ए का सिर्फ एक ही पार्टीशन था, जिससे कि एग्जीक्यूटर बहुत बिजी हो रहा था, लोड हो रहा था उसके ऊपर ज़्यादा, और जॉब स्लो हो रही थी। जब हमने सॉर्टिंग कर दी तो क्या होगा, ए जो होगा वो स्प्लिट हो गया हमारा 5 पार्टीशन में। हर एग्जीक्यूटर के पास हर अब इसमें सारे एग्जीक्यूटर बिजी रहेंगे और इससे जॉब फास्ट रहेगी। हम एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सोचो एक रेस्टोरेंट है जिसमें कि हमारा एक ऑर्डर टेबल है, जिसमें कि पिज्ज़ा 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 बहुत बार पिज्ज़ा रिपीट हो रहे हैं ऑर्डर में, और बर्गर पास्ता लोगों ने कम ऑर्डर किया है। ठीक है, तो जो लोग पिज्ज़ा बार बार ऑर्डर कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि डेटा स्क्यू हो रहा है। और मेन्यू में पिज्ज़ा का रेट 200 है, बर्गर का रेट 100 है एंड पास्ता का रेट 150 है। तो क्या होगा, यहाँ पर जितने भी पिज्ज़ा के ऑर्डर होंगे वो सारे के सारे एक ही शेफ के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो जो ये एक शेफ होगा वो ओवरलोडेड हो जाएगा, उसके पास टास्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो स्लो स्लो पिज़्ज़ा बनाएगा, है ना। और जो जिनके पास बर्गर और पिज़्ज़ा वाला ऑर्डर जाएगा वो लोग आइडल बैठे रहेंगे, बना के आइडल बैठे रहे, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर भी हम सॉल्टिंग करेंगे। तो हमने ऑर्डर को स्प्लिट कर दिया। ठीक है, जो भी हमारे ऑर्डर थे, पिज्ज़ा वाले ऑर्डर थे, उनको हमने स्प्लिट कर दिया, उसको हमने स्प्लिट कर दिया, पिज्ज़ा 1 2 3 4 5 करके दे दिया। अब जो ऑर्डर्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेफ्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, मेन्यू में तो सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा है ना। तो क्या पिज़्ज़ा 1 का रेट पिज़्ज़ा से मैच हो पाएगा? नहीं। पिज़्ज़ा 2 का रेट पिज़्ज़ा से मैच हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, मेन्यू वाले टेबल को भी एक्सप्लोड कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सॉल्टिंग रैंडम वैल्यूज दे दी, सॉल्टिंग वैल्यूज दे दी। तो यहाँ पे हमने उसको पिज़्ज़ा 1 पिज़्ज़ा 2 पिज़्ज़ा 3 पिज़्ज़ा 4 पिज़्ज़ा 5 कर दिया, सबके रेट्स 200 रहेंगे। तो अब क्या होगा कि मेन्यू एक्सप्लोड हो गया। अब जो फाइनल रिजल्ट होगा वो ऐसा होगा, ऑर्डर में पिज़्ज़ा 1 उसके रेट्स मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा 2 को उसके रेट्स मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा 3 को उसके रेट्स मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा 4 को उसके रेट्स मिल जाएंगे, पिज़्ज़ा 5 को उसके रेट्स इजीली मिल जाएंगे। यही सॉल्टिंग होती है, यही हम हमारी कोडिंग में करते हैं, और यही हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। कुछ नहीं होता, डेटा स्क्यू हैंडल करने के लिए हम सॉल्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम स्क्यूड को मल्टीप्लाई पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और कर देते हैं यूजिंग अ रैंडम सॉल्ट। कोई भी रैंडम सॉल्ट वैल्यू की मदद से हम मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। बिग डेटा फ्रेम में सॉल्ट ऐड करते हैं, स्मॉल डेटा फ्रेम को सेम सॉल्ट वैल्यूज के साथ रेप्लिकेट करते हैं, और फिर ज्वाइन करते हैं न्यू सॉल्टेड की के बेसिस पे। इससे डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि अक्सर लोग करते हैं, जैसे कि सिंपली एडिंग सॉल्ट टू द लार्ज टेबल। लार्ज टेबल में सिर्फ सॉल्ट ऐड कर दिया, तो इससे क्या होगा, जॉइन फेल होगा। जब तक हम स्मॉल टेबल में भी सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे तब तक जॉइन होगा ही नहीं। टू मैनी सॉल्ट वैल्यूज, कभी कभी बहुत सारी सॉल्ट वैल्यूज को ऐड कर देते हैं, तो इससे ओवरहेड भी इंक्रीज हो जाता है। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें ब्रेक डाउन करना चाहिए हैवी कीज को और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अक्रॉस बोथ दी टेबल्स। हमें सॉल्टिंग कब यूज नहीं करनी चाहिए, डोंट ब्लाइंडली यूज इट इफ डेटा इज ऑलरेडी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर डेटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें सॉल्टिंग करने की जरूरत होगी ही नहीं। और हम इफ ब्रॉडकास्ट जॉइन कैन सॉल्व इट, अगर उस डेटा को ब्रॉडकास्ट जॉइन की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं तो ऑलवेज यूज ब्रॉडकास्ट जॉइन, बेटर ऑप्शन यही रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको डेटा स्क्यू समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के साथ।
और लाइक करें, सब्सक्राइब करें टैग डेटा इंजीनियरिंग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।